नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं, आज 30 जून यानी कि दिन सोमवार का करंट अफेयर्स हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं। आज के करंट अफेयर्स में हम दोस्तों भारत के और कुछ देश विदेश के जो जानकारियां हैं, जो आपके भारत के जैसे खेल से संबंधित, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित, भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीति से संबंधित या किसी और देश के भी राजनीतिक से वहाँ की वहाँ के जितने भी टेक्नोलॉजिक्स कुछ सिस्टम्स हैं, उनके बारे में जो करंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि हर बार बनते ही हैं। हाल ही में क्या लॉन्च हुआ है, किस चीज़ों पर क्या आधारित घटनाएं जो कि हाल ही फिलहाल में घट रही हैं, उनमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन घटनाओं पर करंट अफेयर्स के अक्सर क्वेश्चन जो है वो बनते होते हैं ना, बन जाते हैं। और उन्हीं बन रहे क्वेश्चंस में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आज का 30 जून का करंट अफेयर्स दिन सोमवार के दिन हम आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों देखिएगा, हम बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करेंगे ताकि कम से कम टाइम में ज़्यादा कुछ सीखने की उम्मीद जुटा पाएँ और कुछ कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, आज 30 जून का यानी कि मंडे का करंट अफेयर्स आपके सामने कुछ इस तरह से है। डेली करंट अफेयर्स में पहला जो पॉइंट है आपके सामने इंडिया से ही है। भारत में जल का कितना दोहन हो रहा है और उससे कुछ संकट उत्पन्न हो सकता है, तो उसके बारे में आंका गया है कि अभी भारतीय जो जल विभाग है, इंडियन वाटर डिपार्टमेंट ने ये एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट में बताया है कि भारत में भूजल संकट की अभी प्रेजेंट टाइम में स्थिति क्या है, कितना हम लोग जल खर्च कर रहे हैं। दोस्तों देखिएगा, पहला जो है, भारत में भूजल संकट की वर्तमान स्थिति यानी कि प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडियन वाटर समिट, प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडियन वाटर समिट है ना, वाटर का जो जितना भी जो संकट हो रहा है जल का, उसमें क्या स्थिति है कि देखिएगा, ये देखते हैं दोस्तों। भारत विश्व का सबसे बड़ा भूजल उपभोक्ता देश है। आपको पता होगा कि भारत में जितनी भी नदियां हैं, अक्सर कृष्णा, कावेरी, सिंधु, यमुना नदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, से सातों नदियां जो जितनी हैं वो भारत से ही लगभग निकली हैं। यहाँ तक कि चीन से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी भी भारत के जो भी पहलगाम अटैक हुआ, वहाँ के जो जम्मू कश्मीर है वहाँ से होती हुई सीधा इधर अपने पंजाब की तरफ, राजस्थान की तरफ आती है। तो दोस्तों, भारत विश्व का सबसे बड़ा भूजल उपभोक्ता देश है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत अपने ही आप में सक्षम है कि किसी भी देश से जल ना ले, इतना सक्षम है कि यहाँ पर स्वयं ही जल निकाला जा सकता है, पीने योग्य हम लोग जल का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, लेकिन केवल कृषि के लिए ही जल लगभग 245 बिलियन, केवल खेती करने के लिए ही भारत भारत जो है 245 बिलियन वाटर, केवल खेती करने के लिए सोचिएगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है अपने आप में। 245 बिलियन क्यूबिक मीटर, बीसीएम का मतलब होता है बिलियन क्यूबिक मीटर, है ना, बिलियन क्यूबिक मीटर बीसीएम भूजल 2011 में निष्कर्षित कर चुका था। भारत 2011 में कुल आबादी का केवल खेती करने के लिए यानी कि केवल एग्रीकल्चर करने के लिए ही दोस्तों, भारत जो है 245 बिलियन क्यूबिक बीसीएम भूजल 2011 में ये निकाल चुका था भारत। अब जो वैश्विक भूजल खपत का लगभग 25% है, यानी कि टोटल 100% पूरे विश्व को, पूरे पृथ्वी को मिला करके हमारा जो पृथ्वी ग्रह है, पूरा पूरा 100% में से भारत जो है 2011 में 245 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर निकाल चुका था, केवल खेती करने के लिए, केवल कृषि के लिए। और अनुमान लगाया जा रहा है वाटर डिपार्टमेंट, जल विभाग की ओर से, कि अब तक का 100% में से भारत 25% पानी निकाल चुका है। ठीक है, और वर्ष 2023 में भारत ने उपलब्ध कुल भूजल का लगभग 60% निष्कर्षण किया। अब देखिएगा दोस्तों, पहले ये 25% था 2011 में, और ठीक उसके 12 साल बाद 2023 में हालत देखिए, भारत ने कुल भूजल का पृथ्वी पर जितना 100% वाटर है, 60% अकेले भारत खुद निकाल लिया 12 साल में ही, उसके 12 साल बाद। और जो संसाधनों के अनियंत्रित दोहन का सबसे बड़ा संकेत है, ये भी दिखाता है कि भारत के जो जल निकालने वाले संसाधन हैं, वो जल तो निकाल दे रहे हैं, लेकिन वो जल यूज कहाँ हो रहा है, वो जल यूज होने से ज़्यादातर वेस्ट हो रहा है, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। भारत सरकार ने इस पर त्वरित कदम भी उठाए हैं, जो कि आपको पता होगा, सेव वाटर, सेव नेचर, सेव अर्थ, जल बचाओ, प्रकृति बचाओ और अपनी पृथ्वी बचाओ। अभी गवर्नमेंट ने इस पर ही हाल ही फिलहाल में, अभी 1-2 साल पहले ये मिशन लॉन्च किया था 2023 में दोस्तों, स्वच्छ जल गंगा मिशन भी लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे बड़ा ध्यान देने वाली बात है, इस पर हम लोग को भी गौर करना चाहिए कि वाटर यानी कि जल ज़्यादातर दोहन ना हो उसका। आइएगा देखते हैं,
आगे कौन सा है दूसरा वाला जो इसी क्वेश्चन है, भारत ने दूसरी एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप 2025 जीत ली है। भारत ने यानी पूरे एशिया में, आपको पता होगा एशिया सातों महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, जो कि नंबर 1 पे आता है। और ये भारत जो एशियाई चैंपियनशिप होती है, स्क्वैश युगल चैंपियनशिप 2025, भारत ये जीत चुका है। भारतीय स्क्वैश टीम ने एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीनों खिताब जीत लिए। जो भारत की टीम है, आपको बता दें दोस्तों, ये जो एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप होती है, इसमें दोस्तों कोई भी एक खेल होता है और उस खेल को खेला जाता है, जैसे फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गई, खो खो हो गया, कोई ये जो नेशनल लेवल पे गेम है, ये इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेले जाते हैं। और जो हर एक देश में जो भी खिलाड़ी होते हैं प्रतिभादार शानदार खेलते हैं, उनको बुला करके इस एशियाई जो स्क्वैश युगल शिप होती है, वो जो स्पोर्ट होता है, उसमें जो जीत जाते हैं उसका नाम होता है एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप। जो भी जीत जाते हैं उनको तीनों खिताब दिया जाता है। तो भारत दूसरी बार जो है स्क्वैश टीम में द्वितीय स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2025 में अपना जो शानदार परफॉर्मेंस है, बेस्ट परफॉर्मेंस भारत ने किया और तीनों खिताब जीत लिए। सबसे अच्छी बात, हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत ने एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप 2025 है ना को जीत लिया। ठीक है दोस्तों, आइएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी तरह का क्वेश्चन है, अब चाइना की बात कर रहे हैं, चीन देश का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानना, जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत ही आगे चल रहा है आजकल। तो देखिएगा, चीन की पूर्व उप वित्त मंत्री, पहले की जो वित्त मंत्री थी, यानी कि जो हमारे यहाँ के जैसे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं जिन्हें वित्त मंत्री बोला जाता है, तो इसे चाइना की पहले की यानी कि ओल्ड फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो जोऊ जियाई बनेंगी। वहाँ का जो नाम होता है बड़ा अजीब होता है दोस्तों, ये नाम है जोऊ जियाई। ये जोऊ जियाई जो है चाइना की यानी चीन की द्वितीय उप वित्त मंत्री जो है वो बनेगी एआईबीबी की नई अध्यक्ष, एआईआईबी की नई अध्यक्ष, है ना। ये एआईआईबी क्या होता है अभी हम आगे जानेंगे। तो चाइना की पूर्व उप वित्त मंत्री जोऊ जियाई एआईआईबी की नई अध्यक्ष बनने वाली है। क्या होता है आइए देखकर इसको डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं इसका। चीन की पूर्व उप वित्त मंत्री जोऊ जियाई पहले की उप वित्त मंत्री रह चुकी हैं, जोऊ जियाई ये जो है बनने जा रही हैं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियाई इंटर अथॉरिटी एशियाई इंटर अथॉरिटी इन्वेस्टमेंट बैंक की नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? जो जियाई जी को, यानी कि ये जो है एआईआईबी की जो है नई अध्यक्ष बन रही है। ये है वो एआईआईबी जिसे बोला जाता है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, यानी कि जो चाइना के जो इम्पोर्टेंट बैंक हैं, वहाँ के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं पहले के, अगर उनको एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, तो वो जो है आकर के नए बैंक की जो भी हेड होता है, वहाँ की जो पोस्ट होता है उसको संभाल सकते हैं। तो ये जो है पहले की वो पूर्व वित्त मंत्री रह भी चुकी हैं। तो एआईआईबी इनको वो एशियाई बैंक का चीफ बनाया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा बात है चीन के लिए। तो दोस्तों इन्हें नियुक्त किया गया है। देखिएगा दोस्तों, आगे चल के आपका ये करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो जीआई को चाइना की जो कि पहले की पूर्व उप वित्त मंत्री रह चुकी हैं, इनको एआईआईबी की हेड बनाया गया है। अवसंरचना एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, है ना। आप लोग जिससे आप समझ जाइएगा। आइएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में देरी ना करते हुए। हाल ही में किसे नया रॉ प्रमुख बनाया गया है? आपको पता होगा भारत में 2-3 इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जैसे पहला है सीबीआई, दूसरा है आईबी और तीसरा है रॉ। दोस्तों सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ जिसका मतलब होता है दोस्तों, ये भारत की तीसरी खुफिया एजेंसी है ना। ये तीसरी खुफिया एजेंसी है, जिसका मतलब होता है अ, भारत का जो भी होता है, क्या इसमें इसे बोलते हैं रियलिस्टिक एंड अप्रोच विंग्स। ये तीसरे इसे बोलते हैं दोस्तों रियलिस्टिक मेंस एंड अप्रोच विंग्स, जिसे बोलते हैं रॉ। ये तीसरी भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है। इससे बोला जा रहा है कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया रॉ से, हाल ही में किसे रॉ प्रमुख बनाया गया? तो तीसरी जो एजेंसी है भारत की सबसे मानी जानी शानदार, रॉ प्रमुख किसे बनाया गया है? 4 नाम आपके सामने आ जा रहे हैं, यानी कि रियलिस्टिक एंड अप्रोच विंग्स, है ना। रियलिस्टिक एंड अप्रोच विंग्स, जिसे आर रॉ बोला जा रहा है,
इसका मतलब क्या है कि 4 ऐसे आपके सामने लोग हैं जिन्हें चारों में से पहचानना है कि रॉ प्रमुख कैसे बनाया जा रहा है। पराग जैन है, अनुज पांडे हैं, सुमन चक्रवर्ती हैं, एच नीतीश कुमार है। तो देखिएगा दोस्तों, अनुज पांडे को नहीं बनाया गया, ना ही सुमन चक्रवर्ती को बनाया गया है, ना ही नीतीश कुमार को बनाया गया है। ये पराग जैन है। पराग जैन को इस बार आपको बता दें, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में समझ लेते हैं। ये जो पराग जैन है, पराग जैन इस बार ये पराग जैन रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, जो कि लगभग तकरीबन 30 से 32 साल की एज के बीच रिटायर्ड हुए हैं। और अपनी दोस्तों रिटायरमेंट के टाइम ही इन्हें इतना एक्सपीरियंस है दोस्तों, रिटायर्ड IPS रह चुके हैं, पहली बात तो ये है। और 30 साल की एज में लगभग रिटायर हुए हैं, और इन्हें इतना इनफ एक्सपीरियंस है दोस्तों कि ये रॉ को चला सकते हैं। और इससे पहले भी ये एक बार ज्वाइन हुए थे रॉ में। ये पराग जैन जी जो है रॉ के इस बार हेड बनने जा रहे हैं, जो कि हमारी तीसरी भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है, रियलिस्टिक एंड अप्रोच विंग्स। तो इसके थ्रू ये जो है रॉ के हेड बनने जा रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा गर्व की बात है। रिटायर्ड IPS भी रह चुके हैं, एक्सपीरियंस भी है। आइएगा देखते हैं आगे। हाल ही में भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया। भारत ने, आपको पता है कि इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि कर्नाटक के बेंगलोर में, जो कि AI का सेंटर है, जिसे AI का हब माना जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, जहाँ से ही हमारी ये 3 खुफिया एजेंसियाँ CBI, IB और रॉ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रियलिस्टिक एंड अप्रोच विंग्स, ये तीनों एक्सपर्ट एजेंसियाँ जो है बैठे बैठे ही पूरे वर्ल्ड का कहें, इंडिया की तो हेड ही हैं, सैटेलाइट से जो है पूरे वर्ल्ड पे ध्यान रखती हैं। और ये देखिएगा जो CBI, IB और रॉ आप देख रहे हैं, ये इंडिया की एक्सपर्ट एजेंसियाँ हैं। कोई भी सबसे बड़ा केस हो जाता है भारत में, अगर कहीं पे भी जैसे क्राइम हो गया, वो नहीं सुलझ रहा है, बहुत ही बड़ा केस है, और ये प्रेसिडेंट की तरफ से दोस्तों अपॉइंटमेंट होती हैं, इन्हें प्रेसिडेंट ही कंट्रोल कर सकता है। तो दोस्तों ये चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को आदेश दे सकता है कि ये जो एजेंसियां हैं, ये जांच के लिए आप ले जा सकते हैं, और ये केस को सॉल्व करके दे सकती हैं। तो इतनी एक्सपर्ट एजेंसियाँ होती हैं। इसी में हाल ही में भारत का जो पहला AI है, ये संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम है, यानी कि AI ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जैसे हम लोग रोड पे जाते हैं तो कोई कोई मान लो ट्रैफिक का उल्लंघन करता है, यातायात नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके लिए AI ने स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम बनाया है। वो कहाँ लॉन्च किया गया है, ये देखते हैं। दिल्ली में, चेन्नई में, कोची में या बेंगलुरु में। दोस्तों बेंगलुरु तो खुद ही AI का सेंटर है, वहाँ तो इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, गवर्नमेंट कर चुका है। तो बेंगलुरु नहीं होगा, ना ही कोची होगा, और ना ही चेन्नई होगा। ये दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली में किया गया है। भारत की राजधानी दिल्ली में ही अभी भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लॉन्च किया गया, जिसका मतलब होता है कि भारत जो है वो AI के थ्रू, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, एडवांस सिस्टम के थ्रू, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा माना जाना AI है, उसके थ्रू भारत नज़र रखेगा दिल्ली के हर एक नेशनल हाईवे पे। यानी कि नेशनल हाईवे दोस्तों बताएं आपको 48, नेशनल हाईवे 48 पे जो है AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लगाया गया है, जो कि दोस्तों द्वारकापुरी नगर है, वहाँ का माना जाना, दिल्ली का, वहाँ के नेशनल हाईवे 48 पे ये AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम ये इतना जो है लगाया गया है NH 48 पे दिल्ली में। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों हमारे द्वारा आपको दी गई ये जानकारी इस वीडियो में ज़रूरी पसंद आएगी, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने देश में क्या हो रहा है, अपने देश के कुछ राज्य हैं जो कि एक दूसरे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिस्टम में, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, खेल से संबंधित पछाड़ने में लगे हैं। उसमें कुछ देश भी हैं जो हिस्सा ले रहे हैं। तो ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी दोस्तों। और इस वीडियो को दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया, आप दोबारा देख सकते हैं। हमने कुछ आसान सी भाषा का प्रयोग करके आपको समझाया है, जो कि इस तरह से है। और दोस्तों इस वीडियो में सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि अगर आप डेली GK पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए, तो आपको ध्यान देना जरूरी भी है। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी बनी है। दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।